नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के विनोद सेन जी, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और कई सालों से कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। मैं सबसे पहले विनोद सेन जी से कहना चाहूंगा कि वो अपने बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद उनके साथ आगे की वार्तालाप को हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर। समस्त साथियों को नमस्कार। जयदीप पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरे से बात करने के लिए वक्त निकाला। आज एक विशेष दिन चुना क्योंकि आज इधर नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि भी है और सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहते और आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी रहे। इसके लिए मैं इधर जयदीप पत्रिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे मैं इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के शिल्पी कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी, और कांग्रेस कमेटी ने मुझे अभी जिम्मेदारी दी है उत्तराखंड की गदरपुर विधानसभाओं का मैं ऑब्जर्वर भी हूँ। और मैं मध्य प्रदेश में एनएसयूआई से इधर जुड़ा, कांग्रेस की राजनीति से, छात्र राजनीति से ही रहा। एनएसयूआई में प्रदेश सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस में भी सेक्रेटरी रहा स्टेट में, और अभी कमलनाथ जी के साथ भी सेक्रेटरी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के शिल्पी कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी। और मेरी इधर कर्मभूमि सिरोंज विधानसभा है। मैं जहाँ चाहता हूँ कि भविष्य में विधानसभा का चुनाव और आगे। सर, आप कांग्रेस के साथ करीब 20-27 साल से जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगा जब छात्र जीवन से आपने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति शुरुआत की? तो आपका क्या मकसद था राजनीति से जुड़ने का? राजनीति से वो ना, मेरा मकसद है, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने इधर महात्मा गांधी जी को पढ़ा है, महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ली। महात्मा गांधी जी का सपना है कि अंतिम छोर का व्यक्ति कैसे नेतृत्व करे। मैंने उसी सोच को सोचा कि वो ना इधर कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के इधर सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, तो अंतिम छोर का व्यक्ति कैसे नेतृत्व कर सके, उसको इधर सोच को, मैं भी एक अंतिम सोच की ही समाज से आता हूँ। हमारी समाज सेन समाज है, एक अति पिछड़ी समाज है, उससे आता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ अच्छा, और बीच में हमारे नेता इधर राहुल गांधी जी ने एक इधर टैलेंट हंट के इधर चलाया था, युवा प्रतिभा खोज कार्यक्रम, तो मैं उसमें भी सिलेक्ट किया था। और ये है, हमें चाहते हैं कि देश में इधर समतामूलक समाज की स्थापना हो और आमजन शांति प्रिय रहे। जी सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के आप एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रहे, इसके अलावा युवा में कांग्रेस में भी आप सचिव रहे, कई पदों पर आपने अपना कार्यभार संभाला है। और ऐसे में आपके पास क्या है अपने सैन समाज के बारे में आगे कुछ करने के लिए? आपने कुछ रणनीति सोची होगी या कुछ आपके पास प्लान होगा कि जिससे आपके सैन समाज आगे बढ़ सके और उनके जीवन बेहतर हो सका उनका? जैन समाज के लिए तो क्या है कि मध्य प्रदेश में आपने अच्छा प्रश्न पूछा जी। हम इसको लेकर एक इधर बड़ी कार्य योजना बना रहा है। 2013 में 29 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान ने केस शिल्पी सेन समाज की एक अपने निवास पर पंचायत बुलाई थी। जी। उसमें बहुत सारी घोषणाएं की थी उन्होंने। एक उसमें ये थी कि हमारी इधर मध्य प्रदेश की विधानसभा में सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अशासकीय प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। ओके। उसको कर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। किसने कहा था? इधर शिवराज सिंह चौहान ने, आज से 9 साल पहले। पर आज दिनांक तक उसको भेजा नहीं, और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। तो सर, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे दौरे कर रहे हैं और सैन समाज को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल होना है। सर, सैन समाज अगर अनुसूचित जाति में शामिल हो जाता है तो इसके क्या फायदे मिलेंगे उस समाज को, ये बताने का आप कष्ट करेंगे? बिल्कुल। सैन समाज के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको एक तो इधर नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी क्या है कि हम लोग हैं पिछड़ा वर्ग में, और इधर पिछड़ा वर्ग में इतनी धनाढ्य कौमें आती हैं तो मतलब इधर सैन समाज का कहीं भी नंबर नहीं लग पाता। अब जैसे अपन इधर सपोज करते हैं
कोई सी इधर ग्राम पंचायत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होती है, तो वहां से जैन समाज का बंदा इधर प्रधान सरपंच नहीं बन सकता। ओके। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है, इधर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जैन समाज का एक भी एमएलए नहीं है। ओके। काश इधर जैन समाज एससी में शामिल होता है तो इधर कम से कम 2-5 एमएलए तो इधर मध्य प्रदेश से ही बनेंगे। आपका कहने का फायदा। मतलब ये है, सैन समाज को जी, अगर आरक्षण मिलता है तो उसको एक प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, तो जिससे वो अपने समाज की परेशानियों को आगे रखेगा और अपने समाज के युवाओं को रोजगार तक पहुंचा पाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आरक्षण, जब जैसा कि आप जानते हैं, आरक्षण पहले ही बहुत सारे बढ़ चुका है, करीब 60% के आसपास आरक्षण पहुंच चुका है। ऐसे में फिर एक और समाज को आप कह रहे हैं कि उसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, तो फिर इसमें कुछ परेशानियां नहीं उत्पन्न होंगी या कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा? हम सर इधर वो है ना अलग से आरक्षण थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो जी। वो है ना एससी कोटे का में ही हमारा आरक्षण चाहते हैं। ओके। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं है, ये आपका मानना है? आज नहीं, आज भी आप इधर शहर के जो है ना फुटपाथ पे जाएंगे ना, कोई से जी भी शहर में चले जाइए, जी। जी। तो हमारी समाज के बंदे पेड़ के नीचू दाढ़ी कटिंग बनाते हुए मिल जाएंगे, सैलून का कार्य करते हुए बेचारे। ओके। उनके पास इधर छप्पर तक नहीं होगा उस पे, ओके। बारिश में भी सर्दी में भी कोई इधर सर ढकने की तक जगह नहीं होती, ये तो आपने भी देखा होगा। सर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की सरकार रही है। ऐसे में आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता होने के नाते आपने कभी अपने नेताओं से बात करने की कोशिश नहीं की कि सैन समाज के बारे में कुछ करना चाहिए हमारी पार्टी को? जी जी जी, हमने अभी वो है ना कमलनाथ जी से कहा, ठीक है ना, जी। और जो है ना कमलनाथ जी ने इधर वचन पत्र में डाला था ये बात को कि जी। हम इधर जैन समाज की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, नंबर एक तो, और जो हमारा प्रस्ताव पड़ा हुआ है अशासकीय प्रस्ताव, उसको पॉजिटिव कराकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। ओके। पर क्या है कि बीच में ही हमारी सरकार गिर गई कांग्रेस की, नहीं तो हो सकता है कि अभी तक हम उस प्रस्ताव को सेंट्रल सरकार के पास भेज दें। ओके। तो जैसा कि आपका कहना है, जैसे ही आपकी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी कांग्रेस की, तो आप सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर लेंगे? बिल्कुल खैर, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अरे अच्छी बात। हमारे नेताओं पर हमें भरोसा है, और जी। उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि हम जी। इधर जो आप प्रस्ताव है उसको पॉजिटिव बनाकर सेंट्रल में भेजें। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप लगे हुए हैं अपने समाज के लिए, अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ये एक खुशी की बात है। आपने बताया कि जिस तरीके से आपके समाज के लोग किसी पेड़ के नीचे दाढ़ी बनाते हुए या कहीं पेड़ के नीचे अपने परिवार को पालते हुए नजर आते हैं, ये एक बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश की। ऐसे में मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे ही आप जानते हैं 2018 के आसपास मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार खो दी थी। तो ऐसे में आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता और एक नेता होने के नाते आपका अगला प्लान क्या रहेगा मध्य प्रदेश में अपने सरकार को बनाने के लिए? और भी जो गुटबाजी चलती है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, उस गुटबाजी के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप विस्तार से बता सकते हैं। नहीं नहीं, अब क्या है कि हमारी सरकार, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है अपर नेतृत्व ने और जी। हमारे स्टेट के नेतृत्व, ये सोचा है कि अब टिकट जो है ना, जो जो बंदा कांग्रेस में काफी समय से काम कर रहा है, जो इधर जैसे इधर छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, उन लोगों को मौका देंगे। जो व्यक्ति कांग्रेस का होगा, व्यक्ति का नहीं होगा, टिकट उनको देंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में अभी जैसे हमारी सरकार गिरी, ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि अभी तो हमारी सरकार बिकी है। जी। तो दूसरा, आप 2024 के लिए कोई रणनीति हो, आप बड़े बड़े कांग्रेस राजनेताओं से मिलते भी होंगे और कुछ इस टाइप का कांग्रेस का कोई प्लान है 2024 के बारे में जो अंदर ही अंदर चल रहा हो, तो बता सकते हैं आप उस प्लान के बारे में भी हमें? अभी तो क्या है कि मध्य प्रदेश में हमारा वो जो है ना 1 तारीख से 15 तारीख तक फरवरी जी। में जी। घर घर चलो कार्यक्रम, ओके। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर प्रत्येक घर जाकर हमारी जो है ना 15 महीने की नीतियां बताएंगे, और इनका जो है ना फेल्यूर बताएंगे 17 साल का शिवराज सिंह ओके। जी का।
ओके। और इधर 10 साल की जो होने जा रही सरकार, सेंट्रल जी की सरकार, 24 में उसका चुनाव होना, उनके फेल्यूर क्या है कि इधर कोरोना काल में किसी की इधर मदद नहीं करना, नोटबंदी और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हुई, उनको हम आम कार्यकर इधर आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी रही बात है जो है ना मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हमारा इधर सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो हम घर घर जाकर सदस्य बना रहे हैं माननीय कमलनाथ जी और इधर माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। ओके। और अभी जो देश जी जी में 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, जी। उसमें भी कांग्रेस कुछ बेहतर करना जा रही है। उत्तराखंड में तो मैं ही काम देख रहा हूँ, एक विधानसभा का मुझे एआईसीसी ने कोऑर्डिनेटर बना रखा था, जी। तो उधर गया हूँ और अभी लौट के आया हूँ वहां से। तो 100% उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है और हम ओके। और भी जगह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, उत्तराखंड में, गोवा में भी, मणिपुर में, और हम उत्तर प्रदेश में फाइट में हैं। ओके। तो हम बोलते नहीं हम सरकार बने, पर हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। मगर एक पार्टी बिना अध्यक्ष से कैसे चल सकती है? 2024 का चुनाव इतना बड़ा फाइनल यानी जिसे कह सकते हैं, उसमें बिना अध्यक्ष नहीं पद का कैसे आप रणनीति बना सकते हैं? नहीं नहीं, हमारी अध्यक्ष है ना माननीय सोनिया जी। वो तो कार्यकारिणी है ना सर। अरे नहीं, हाँ नहीं नहीं, अंतरिम अध्यक्ष हैं, पर प्रेसिडेंट तो हैं। ओके ओके। आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष पद संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे। ओके। आप क्या मानते हैं, 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर बिना नेतृत्व में उस चुनाव में आप जाएंगे और उसके बाद जब इलेक्शन का परिणाम आएगा उसके अनुसार आप वो नेतृत्व निर्धारित करेंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और हमारे पीएम कैंडिडेट कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, चेहरा राहुल गांधी जी हो। ओके। सर, आपने अपने छात्र राजनीति में भी बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे काफी सारे युवा प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने आपका देखा, बायोडाटा देखा है आपके बारे में, मैंने जानकारी जो प्राप्त की उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। आप कुछ बता सकते हैं जो आपने ये लॉकडाउन के दौरान सत्याग्रह इंसाफ यात्रा निकाली थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल। क्या है कि जब जो इधर कर्फ्यू लगा था सब जी जगह पूरी इंडिया में, मैंने इधर सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी। क्या है कि मेरी समाज के लोग, सैन समाज के लोगों का बुरा हाल था। क्या है ओके। कि रोज कमाने आने वाली कौम है, जी तो उनकी दुकानें बंद थी, उनका इधर काम करना बंद था, तो समस्या उनके सामने रोजी रोटी की आ गई थी। तो जी फिर जी तब मैंने सोचा कि गवर्नमेंट से इनको कुछ आर्थिक सहायता मिले या दुकानें खुले इनकी, कुछ ऐसा। तो मैं हमारे शहर की एक 1000 छतरी चौराहे पे गांधी प्रतिमा के यहाँ सत्याग्रह करने बैठा था, तो मुझे अरेस्ट किया था। जी। एसडीएम थे, एसडीओपी थे, टीआई वगैरह, इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया। पर उसका फायदा मेरी कौम को मिला कि उसके उसके सेकंड दिन से हमारी समाज की दुकानें खुल गई थी, सैलून की ओके दुकानें खोलने की परमिशन दे दी थी कलेक्टर। ओके। तो कम से कम उनकी इधर रोजी रोटी तो चलने लगी थी, नहीं तो उनके पास तो खाने कमाने की नौबत नहीं आई। अच्छा, फिर मैंने वो ही मूवमेंट लेके हमारी उसमें वो ना मांगे थी कुछ, सत्याग्रह इंसाफ यात्रा निकाली थी जो मैंने जी जी। पूरे स्टेट में। उसमें हमारी मांगे थी इधर सैन समाज को इधर कोरोना काल में प्रत्येक परिवार को गवर्नमेंट 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे, जी और सैन समाज को अनुसूचित जाति में रखे। और एक हमारी वो ना विशेष मांग थी कि जो काम इधर सैलून का जो काम करते हैं, केस शिल्पी लोग हैं, उनको विशेष कुशल श्रमिक श्रेणी में रखे सरकार, तो हर साल जो बजट आता है श्रमिकों के लिए उससे जोड़ा जाए। और ओके। यहाँ और क्या है कि देखो, हमारा काम तो जो जो है ना सैलून का काम करते हैं, उनका काम तो इधर डायरेक्ट आदमी के इधर संपर्क में आने का है, स्पर्श में आने का है। तो जी उनका इधर बीमा करे सरकार, जैसे कि इधर डॉक्टरों का करा है और लोगों का बीमा करा था, उन लोगों को बीमा भी सरकार करे, केस दिल की। ये हमारी मांग थी। ओके, बहुत अच्छा। तो आप भविष्य में ये चाहते हैं कि सिरोंज विधानसभा से आप एज ए
उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ें और वहां का प्रतिनिधित्व करें। आपका बिल्कुल यही बिल्कुल। शायद, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। सिरोंज का मेरा इधर सिरोंज को लेकर मेरा विजन है। ओके। क्या है कि हम सन 56 के पहले जी। राजस्थान में थी सिरोंज। ओके। तो तब जिला हुआ करता था सिरोंज। ओके। जब हम इधर 56 के बाद आए सिरोंज, इधर मध्य प्रदेश में मिला, तो इसको एक इधर तहसील का दर्जा दे दिया। ओके। 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 वो ना मेरी सोच है कि इधर सबसे पहले तो इसके लिए इधर जिला बनाने के लिए काम करा जाएगा। और क्या ओके। है कि महत्वपूर्ण एक हमारे यहाँ से इधर कोई भी जो है ना आवागमन के लिए कोई अच्छा साधन नहीं है। तो ओ। वो ना मेरी सोच है कि हमारे यहाँ से इधर ट्रेन रूट की दूरी है इधर 40 किलोमीटर, जी। और इधर है 80 किलोमीटर। तो यानी यानी 100 किलोमीटर की लाइन जैसे इधर डलती है, गुना टू बासुदा और बीना टू ब्यावरा। तो जी। 100 किलोमीटर की लाइन में हम इधर इधर मेन ट्रैक पे जाएंगे। उससे क्या जी। है कि रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी श्रवण की। ये मेरी दो तो मुख्य मांग है। ओके। इसके लिए मैंने सोच रखा है कि इसके लिए अपन को भविष्य में भी संघर्ष करना है, और मैं इधर निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ। ओके। तो आप और एक उम्मीद। हमारे यहाँ राजीव गांधी जी आए थे जी जी सिरोंज जी। में। जी तो उन्होंने इधर घोषणा की थी 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो वो जी। जी हमारे इधर माननीय मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा जी। जी। उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट करते हुए उसको बनवा तो दिया था 100 बेडेड जी। हॉस्पिटल। उसके बाद वो इधर बना दिग्विजय सिंह जी के वन कार्यकाल में वोरा जी थे, तब वो उसकी घोषणा हुई थी। तो पर हुआ ये कि इधर उसके बाद से इधर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। तो उन्होंने उसकी इतना बदतर हालत कर दिया कि 100 बिस्तर के हॉस्पिटल को इधर 10 बेड के हॉस्पिटल पर ले आए। तो मैं उसको इधर सुचारू रूप से इधर चालू कराकर 100 बेड का हॉस्पिटल को भविष्य में चालू कराने के लिए मेरी सोच है। और इधर मैंने भविष्य में हमारे यहाँ एजुकेशन का बुरा हाल था, ओके। जबकि हमारे यहाँ से इधर मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री थे इधर लक्ष्मीकांत शर्मा जी। जी। उनके टाइम में भी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में किसी इधर बच्चे बच्ची का इधर सप्लीमेंट्री आ जाती थी तो उसको इधर विदिशा पेपर देने जाना पड़ता था। मैंने उसकी मांग उठाई, कलेक्टर साहब से मिला, माननीय इधर मंत्री वगैरह से सारे लोगों से मिला। तो उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ इधर सेंटर खुल गए। नहीं तो हम जो जो मेरी विधानसभा है उसका जी। आखिरी गांव इधर विदिशा जिले से 180 किलोमीटर दूर है। 180 किलोमीटर दूर पेपर देने जाना पड़ता था। ओके। तो सर, अभी आप थोड़ा मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग गुटबाजी चलती है या चल रही है। नहीं नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, क्या गुटबाजी। कुछ हमारे आज वो ना मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे घंटे पहले इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुण्यतिथि थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, ठीक है। उसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी साथ आए। दिग्विजय सिंह जी ने इधर खुद कहा कि हम इधर कमलनाथ जी के नेतृत्व में इधर संघर्ष कर कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। क्या की गुटबाजी। ओके। ओके। नहीं परसों नहीं, जी, बहुत सारे सूत्र बताते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया जी जो बाहर गए, वो इसमें रोल दिग्विजय सिंह का बड़ा था। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह अपने जो बेटे, उनके बच्चे हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक भाई, मैं अब इधर बात करूं कि आ, आने वाला भविष्य तो इधर सिंधिया जी का ही था ना। जी जी जी। सिंधिया जी को वो ना कांग्रेस ने वो ना क्या नहीं दिया। इधर सिंधिया जी को इधर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ इधर जनरल सेक्रेटरी बनाया था यूपी का। जी और, और मतलब कितना सम्मान दे कांग्रेस। जी। हेलो। हाँ सर, सर आवाज आ रही है। सर शायद आपका नेटवर्क सही नहीं है। आपकी जी वीडियो साफ नहीं आ रही है। जी। हेलो। हाँ सर, हाँ आप बताइए। आपकी आवाज आ रही है हल्की हल्की, बट वीडियो नहीं आ रही आपकी।
क्या है कि इधर वो है ना, सिंधिया जी को बहुत सम्मान दिया ना कांग्रेस ने। जी जी जनरल जी। सेक्रेटरी थे सिंधिया जी, जब इधर सीडब्ल्यूसी मेंबर थे और यूपी जैसे स्टेट के इंचार्ज थे। उस तकनीकी समस्या के चलते विनोद जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसा ही जुड़ेंगे वैसे इस इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं विनोद जी के बारे में। विनोद जी 1993 से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। एनएसयूआई से इन्होंने अपनी छात्र राजनीति शुरुआत की और इसके बाद 1993 में ही ये कांग्रेस के छात्र प्रदेश सचिव बन गए थे एनएसयूआई के। और इन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया 2008 में युवा की खोज कार्यक्रम से में इन्होंने ये चुने गए थे और 2008 में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव बने ये मध्य प्रदेश के। इस दौरान कई आंदोलन किए इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, कई संघर्ष मेहनत इन्होंने की, मगर अपने समाज के संघर्ष और नेतृत्व के लिए कभी पीछे नहीं हटे। लगातार अपने समाज की मांग और आवाज को लगातार उठाते रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी के सामने हो या फिर प्रदेश सरकार के सामने या केंद्रीय सरकार के सामने। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने समाज के बारे में संघर्ष किया, अपने समाज के हालातों को देखते हुए। और अभी भी ये लगे हुए हैं कि सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि सैन समाज की हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत ही, यानी ये कह सकते हैं कि एक उतना विकास नहीं हो पाया उस समाज का, या अभी भी पिछड़ापन है उस समाज में। हम सभी को जानना चाहिए और एक देश में हर व्यक्ति या हर समाज के लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अगर सिर्फ एक ही जाति और एक ही धर्म के लोगों का विकास होता रहेगा तो जो लोग पीछे छूट रहे हैं वह एक गंभीर चिंता का विषय है भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय विकास के लिए। भारत एक विशाल देश है। शायद तकनीक की समस्या के चलते विनोद सेन जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर विनोद सेन जी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो दोबारा से जुड़ने का प्रयास करें। भारतीय राजनीति का यही हाल सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लोगों की परेशानियों को कोई सुनने को तैयार नहीं है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऊपर से कोरोना ने जो भी व्यवसाय थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया है। और जो लोग दिन में मजदूरी करके रात में अपना चूल्हा जलाते थे उन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये आप समझ सकते हैं। जैसा विनोद जी ने भी बताया कि उनके समाज के लोग कटिंग करते हैं या किसी पेड़ के नीचे रहते हैं और अपना झोपड़पट्टी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक चिंता का विषय है। क्यों ना हमारी सरकार इन लोगों के बारे में सोचे। जितने भी लोग, चाहे जो भीख मांग रहे हैं या जो सड़कों पर रह रहे हैं, इनके बारे में सोच के इन्हें कुछ आवास उपलब्ध करवाया जाए या इनके विकास के बारे में सोचा जाए, इन्हें रोजगार देने के लिए सोचा जाए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बेशर्त हमारे देश में सिर्फ आज स्वार्थ की राजनीति चल रही है, अपने अपने समाज की राजनीति चल रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए। सभी लोगों को बराबरी तौर पर भागीदारी मिलनी चाहिए व हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिन लोगों की जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी भारत का कल्याण हो पाएगा। दोस्तों, हमें इस साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि तकनीकी समस्याओं के कारण विनोद सेन जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये वार्तालाप अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप इससे अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।